देखिए, मोदी सरकार की नीति और धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। अलगाववादी संगठन हुर्रियत से एक के बाद एक संगठन नाता तोड़ रहे हैं और मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 और संगठनों के हुर्रियत का साथ छोड़ने को लेकर पोस्ट किया। यानी अब तक 11 संगठन अलगाववाद की विचारधारा छोड़ चुके हैं। क्या है कश्मीर में शांति और एकीकरण की नई शुरुआत, या सिर्फ एक अस्थायी बदलाव है? इसका जिक्र क्यों हो रहा है कि क्या ये कश्मीर में शांति और एकीकरण की नई शुरुआत है, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी बदलाव है? क्या अलगाववाद का अंत नजदीक है, या अभी चुनौतियां बाकी हैं? ऐसे लोगों के मन में बहुत से सवाल होंगे जिनका वो जवाब जानना चाहते हैं। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त, जिनका सीधे रुख कर लेते हैं। एक बार रजनी सेठी, प्रवक्ता बीजेपी, सोहित शर्मा, नेता कांग्रेस, अश्विनी हांडा, प्रवक्ता है डीपीएपी, और रोहित काचरू हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी का एक बार स्वागत है। और सबसे पहले रजनी सेठी, आप के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि जिस तरह से हुर्रियत के खात्मे की बात नजर आती है, इसमें कितना दम है? आप किस तरह से लोगों को आश्वस्त करेंगे कि यह शुरुआत है? बिल्कुल, हम लोग सेटिस्फाइड हैं मोदी जी के काम से, केंद्र के नेतृत्व से, और जम्मू कश्मीर में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो हमारे सामने है। लगातार 2014 से मोदी सरकार ने एक निश्चय किया था कि जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। उसके लिए हर मुमकिन कदम हम लोग उठा रहे हैं, और वो तब्दीली आपको आज ग्राउंड में दिख भी रही है। सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि यहाँ पर ये अलगाववादी तत्व और जो यहाँ पर मिलिटेंसी का जो दौर था वो किनके शासनकाल में हुआ है। ये एनसी के शासनकाल में हुआ, जब यहाँ पर रिगिंग का दौर चला, जब यहाँ पर फेक वोटिंग हुई है, जब यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की गई। उस दौरान यहाँ पर ये मिलिटेंसी का दौर पनपा है। जो यहाँ के यूथ थे, उन्होंने कहीं ना कहीं गलत रास्ता चुना, क्योंकि वो दुखी थे इन सरकारों से। वो चाहते थे कि वो अपना इंडिपेंडेंट वे से यहाँ पर काम कर पाए, और आज मोदी जी ने उनकी जो चिंता थी उसको खत्म की है। आज वो मेन स्ट्रीम में आने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी के शासनकाल में ही जम्मू कश्मीर का भला होगा। जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, जो 70 साल यहाँ राज करती रही है, वो सिर्फ लोगों के वोट बैंक के लिए उनको यूज करती रही है। उनको ना तो डेवलपमेंट की उन्होंने बात की, ना उनको बराबरी का अधिकार समाज के कुछ वर्ग के लोगों को मिला जो मोदी सरकार में मिला। मैं बात करूं जम्मू की, तो जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, यहाँ का वाल्मीकि समाज, यहाँ का गोरखा समाज, इवन तक की यहाँ की महिलाएं जो सेकेंड ग्रेड सिटीजन इनके शासनकाल में रही हैं, वो तब्दीली देखने को मिली है। आफ्टर एब्रोगेशन 370-35 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत और यूटी बनने के दायरे में जो कानून आपके यहाँ भारत सरकार में कहीं पे भी किसी स्टेट में लागू होता है, आज वो जम्मू कश्मीर में लागू है। मुझे खुशी है कि हुर्रियत से नाता तोड़ बैठे हैं 11 ऐसे संगठन जो कहीं ना कहीं भारत सरकार की नीतियों से खुश है, जो मोदी जी के कामकाज से सेटिस्फाइड है, और जो जम्मू कश्मीर के युवाओं का भला चाहते हैं। मैं धन्यवाद करूंगी अमित शाह जी का भी, मोदी जी का भी, जो एक विजन लेकर जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं। रोहित काचरू साहब, अब सवाल यह है कि सरकार तो दावा कर रही है कि जो लोग पहले खुश नहीं थे या जो अशांत थे, आज जब उनकी मांगे पूरी हो रही हैं, जब आज उनको भरोसा जाग रहा है, तो वो सत्ता पक्ष के साथ है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? धन्यवाद पूजा जी आमंत्रित करने के लिए। पहले तो ये सरकार का दृढ़ संकल्प और नीति का ही परिणाम है कि आज हुर्रियत जैसी मानसिकता पर एक भारी चोट पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो नया कश्मीर की परिकल्पना की थी, वो अब जमीनी स्तर पे तो दिख रहा है थोड़ा। पहले की सरकारें जहां तुष्टीकरण में लगी रही, वहां आज की सरकार ने आतंक और अलगाव के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। यह ऐतिहासिक ही है कि 11 संगठन अब तक अलगाववाद से किनारा कर चुके हैं। ये 370 हटाने का असर का प्रमाण भी है। मगर हुर्रियत से इन संगठनों का अलग होना एक नई शुरुआत तो दिख सकता है, बट वी मस्ट ऑल्सो आस्क टफ क्वेश्चंस। टफ क्वेश्चंस क्या है? क्या ये संगठन सच में बदल गए हैं, या ये सिर्फ अलतकिया है? क्या ये आत्मचिंतन है या राजनीतिक अवसरवाद? मैं सर आपके पास वापस लौट रही हूं और इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। रोहित काचरू लगातार अपनी बात को पूरा कर रहे थे, और उनका कहना यह है कि इस वक्त आर्टिकल 370 जो सरकार लेकर आई, उसके बाद से युवाओं में भी भरोसा जागा है और अब हालात बदल रहे हैं। सर बात पूरी कीजिएगा एक बार। अश्विनी हांडा भी जुड़ गए, प्रवक्ता डीपीएपी। मेरा बस इतना कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा है, ये भारत के संविधान के भरोसे का प्रतीक है। लेकिन इतिहास हमें क्या सिखाता है? इतिहास हमें सिखाता है कि सिर्फ बयान नहीं, इरादों की परीक्षा भी जरूरी होती है।
अगर ये पश्चाताप है तो उसका प्रमाण भी लेना है। क्या ये संगठन कश्मीरी हिंदुओं से अब माफी मांगेंगे? मैं खुद एक कश्मीरी हिंदू हूँ। हमारा जो नरसंहार हुआ उसके लिए माफी मांगेंगे? क्या ये उन शहीदों के परिवारों के सामने सिर झुकाएंगे जिनकी कुर्बानी पर उन्होंने कभी उनकी कुर्बानी को नकारा था? अब वक्त आ गया है कि इन बयानों से हम थोड़ा आगे जाएं। ऑफ कोर्स इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, वो बात मैं जुटला नहीं रहा हूं, मगर क्या अब वह भारत के साथ है कि सिर्फ अलगाववाद के पुराने एजेंडे को नया कपड़ा पहना रहे हैं? वो भी देखना है, ये जरूरी है। और कश्मीर तो सच्चा तभी बदलेगा जब मेरे पिता का घर उन्हें वापस मिलेगा, मेरी माँ को उनका सम्मान, और हर कश्मीरी हिंदू उनका को न्याय मिलेगा। तो क्या वो उस न्याय के साथ आएंगे? ये सब सवाल का जब जवाब हमें मतलब आप मिलेगा ये तो कह रहे एक हैं नई कि ऐसे तो नहीं कि सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, असल में चरित्र भी बदला है कि नहीं, आपका संशय इसको लेकर है। अश्विनी बिल्कुल, हांडा भी जुड़ गए हमारे साथ में, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी हांडा साहब, आप क्या कहेंगे? कश्मीर में जो बदलाव की बयार चली, यह उसी का असर है, और क्या अलगाववाद के खात्मे की ओर आगे बढ़ रहा है कश्मीर? देखिए, गृह मंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों का वो नाम लेकर बता रहे हैं कि इन्होंने अलगाववाद छोड़ दिया है, उनका जनाधार क्या है? सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों में, मेरा भाई जैसे कह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों का जो है वो घर वापसी नहीं हुई है। सवाल ये है कि एक तरफ गृह मंत्री जी पीड़ित परिवारों के लोगों को नौकरियां बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस महानिदेशक ये कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, तंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया। तो हम पूछना चाहते हैं कि पिछले 15 दिनों से जो कठुआ में एनकाउंटर में आतंकवादी कुछ मारे गए और कुछ भागे, 15 दिनों से उसे जम्मू कश्मीर का सुरक्षा तंत्र नहीं ढूंढ पाया है। सवाल तो ये होना चाहिए था कि आज उमर अब्दुल्ला साहब को सुरक्षा जो रिव्यू मीटिंग है उसमें बिठाया जाना चाहिए था, और लोगों की सुरक्षा की बात होनी चाहिए थी। सुरक्षा की बात जम्मू कश्मीर के लोगों की हो रही है, और रिव्यू मीटिंग गृह मंत्री और उपराज्यपाल ले रहे हैं। चुनी हुई सरकार का कोई अहमियत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए लोगों को डेकोरेटिव पीस के रूप में पेश करती है, ना कि उनकी सही डेमोक्रेटिक व्यवस्था के अंदर उनकी उपलब्धियां देने में। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो जम्मू कश्मीर के लोगों के युवाओं के रोजगार को कोई नया तरीका अपना पाई है और रोजगार दे पाई है। अगर आप जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की बात करते हैं तो उसके सारे ऑपरेशंस को कौन लीड करता है? वो किसके सुपरविजन में होते हैं? तो फिर जिम्मेदारी भी इनकी होनी चाहिए ना। फिर जिम्मेदारी से ये पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? कब झाड़ा जिम्मेदारी से पल्ला? कब गृहमंत्री ने ये कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा? कब उन्होंने कहा? कब उन्होंने कहा कि वहां पर जो आतंकवाद पनपा या जो अलगाववाद इस वक्त है उसके खात्मे की जिम्मेदारी उनकी नहीं है? धारा 370 की हटाई गई थी, क्या बोला गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा? धारा 370 को हटाए हुए 6 साल हो चुके हैं। आतंकवाद यूं का तू है, बल्कि कश्मीर से जम्मू आ चुका है, जम्मू के लोगों के घरों में तक पहुंच चुका है। तो इसका जवाब कौन देगा? गृह मंत्री देंगे, उपराज्यपाल देंगे, या फिर उमर अब्दुल्ला साहब देंगे? कोई तो, किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज भी हमारे पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं, आज भी हमारे रजनी सेठी इसका जवाब देंगे। रजनी सेठी, आपने सवाल सुने, इनके सवालों का जवाब दीजिए। हो रही हूँ कि आप डीपीएपी के प्रवक्ता होकर आपको ये पता ही नहीं है कि आज मुख्यमंत्री जी उनके साथ बैठे हुए हैं, जो सुरक्षा की डिस्कशंस हो रही हैं उसमें मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं। आपकी जानकारी कम है, आपकी जानकारी कम है। सुरक्षा रिव्यू में उनको नहीं बिठाया गया है, सुरक्षा में उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। डेवलपमेंट के काम के लिए आमंत्रित किया गया है। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बात कीजिएगा। बोलिए। आप बात कर रहे हैं मिलिटेंसी को लेकर 370 के बाद, क्या आपको मिलिटेंसी में गिरावट नहीं दिख रही? 70 से 80% मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। आज आप अपनी पार्टी बनाकर, जिसका कोई वजूद ही नहीं है डीपीएपी का, कहीं पर भी वो एक सीट जीत कर नहीं आई। आप नेशनल पार्टी को कहीं ना कहीं क्लेम कर रहे हैं, जो बीजेपी पूरे देश में शासन कर रही है और जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने की बात कर रही है। आप अपना योगदान बता दीजिए, आपका जम्मू कश्मीर में क्या योगदान रहा है? 6 साल से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति का वातावरण बने। अभी मेरे सामने जो रोहित काटलू जी हैं वो बता रहे हैं आज की बैठक में तो मुख्यमंत्री मौजूद हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है? आज की बैठक में वो मौजूद है। मैडम, अब मैं जवाब दूं इसका? हाँ बोलिए। तो फिर आप दोनों के लिए जानकारी कम है। जवाब दे दूं। सवाल यह है कि उनको सिर्फ जो है डेवलपमेंट कार्यक्रम में बुलाया गया था रिव्यू मीटिंग में, ना कि सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग में।
कहाँ से लाते हैं आप ये जानकारी? अब्दुल्ला साहब सिक्योरिटी रिव्यू कहाँ से मीटिंग लाते में हैं आप ये जानकारी? गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये लोगों कहाँ को। से लाते यही हैं तो आप ये प्रॉब्लम जानकारी? है। फिर मैं अपनी जानकारी को दुरुस्त करें आप मैडम। अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए हांडा साहब। आज की सुरक्षा बैठक में उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी, और अगर आपको तस्वीरों में नजर ना आ रहे तो फिर से देख लीजिए। ये तस्वीरें अभी 12:24 पर चल रही हैं लगातार। मुख्यमंत्री की सुरक्षा मैडम बैठक ये में मौजूद हैं। डेवलपमेंट की रिव्यू मीटिंग है, ये सुरक्षा की नहीं है, और सुरक्षा रिव्यू मीटिंग में उमर अब्दुल्ला साहब शामिल नहीं है। मैं बड़े हांडा जी सुन लीजिए, एहतराम के साथ कह रहा हूं। पंडितों को लेकर चेक कर लीजिए फिर सर, क्रॉस चेक कर लीजिए। अब खैर आज की बैठक में वो मौजूद है, और दूसरा आप क्रॉस चेक कीजिएगा। आप कम टू दी पॉइंट, रजनी सेठी इनके सवालों का जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि आपने आर्टिकल 370 हटाया ये कहकर कि आतंकवाद का खात्मा होगा, लेकिन ये बात तो एक फैक्ट है कि कश्मीर की बजाय जम्मू की तरफ हमने देखा कि घटनाएं ज्यादा होने लगी। जी जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने बात की कि यहाँ पर आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। 70 से 80% आतंकवाद पर हम कंट्रोल पा बैठे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान ने डाइवर्ट कर दिया है जम्मू की तरफ मिलिटेंसी को। हमारे कुछ जयचंद जम्मू में भी है, गद्दार कुछ जम्मू में भी है जो उनको शेल्टर कर रहे हैं, उन पर नकेल कसी जा रही है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्री हैंड दे दिया गया है आर्मी को, पुलिस को, कि ऐसे टारगेट करके जो लोग उनको शेल्टर कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि ये इन चीजों को मानेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने काली पट्टी आंखों पर बांध रखी है जो मोदी जी के काम को देखना नहीं चाहती। दूसरी बात इन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर की कि उनको वापसी नहीं की। अगर चिंता किसी को है कश्मीरी पंडितों की तो वो बीजेपी को है। मैं खुद एक कश्मीरी पंडित परिवार की लड़की हूँ। मैं आज ये ओपनली बोल रही हूँ कि पिछले 10-11 साल में जो विश्वास कश्मीरी पंडितों का कश्मीर जाने के लिए बढ़ा है, वो उसके लिए हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। क्या आप कश्मीरी पंडितों को उसी हालात में भेजना चाहते हैं जहां एनसी के शासन में उनको मार काट कर, हत्या कर उनका रेप कर वापस भेज दिया गया था? जब तक वहां माहौल सही नहीं होगा, जब तक कश्मीरी पंडित खुद को वहां पर महफूज नहीं समझेगा, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार तब तक कश्मीरी पंडित को वहां नहीं भेजेगी। फिर लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वो मोहर जान कर पाएगी मैडम। फिर वो 11 साल बीत चुके हैं, फिर हमें लगता नहीं है कि अगले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी वो मोहर जान कर पाएगी। तो ये आप मान रही हैं ना कि खुद गृह जम्मू मंत्री कश्मीर में ने, मैं मोहर नहीं डेटा आपको है। पेश कर रही हूँ, खुद गृह ये मंत्री ने मानना बताया, आपने जवाब कि जब दिया तक- कि आर्टिकल 370 के बाद में क्या असर हुआ। 2014 के बीच आतंकवाद की जो घटनाएं थी 7217 से घटकर 2242 हो गई। ये उन्होंने फैक्ट पेश किए हैं, ये डाटा दिया है उन्होंने संसद में। मृत्यु में 70% की कमी आई, नागरिकों की हत्या में 81%, सुरक्षा बलों की मौत में 50% की कमी आई। 2010 से 14 के बीच औसतन व्यवस्थित पथराव की 2654 घटनाएं थी, 2024 में एक भी नहीं। संगठित हड़ताल 132 और आज एक भी हड़ताल नहीं। 112 मौत हुई पत्थरबाजी में नागरिकों की, 6000 लोग जख्मी हुए थे। अब पथराव नहीं है तो मृत्यु या जख्मी होने का सवाल ही नहीं होता। ये जवाब पेश किया आर्टिकल 370 के बाद में कि जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ, संसद में जवाब दिया हांडा साहब, गृह मंत्री। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये आंकड़ों से उलझाने के बजाय आपको सच्चाई बतानी चाहिए कि कश्मीरी पंडित वापस लौट गए, उनकी घर वापसी होगी, और भारतीय जनता पार्टी कितने सालों में, अगले 20-25 सालों में वापसी करवाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को 20-25 साल चाहिए वापसी के लिए? आज कश्मीरी पंडितों की वापसी मुद्दा नहीं है हांडा साहब, कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है, लेकिन आज चर्चा का विषय नहीं। और रजनी सेठी को इस पर वाकई जवाब देना होगा, क्योंकि आपने वादा किया कि वो सम्मान, उनका मकान सब उनको वापस मिलेगा। रजनी सेठी जो वादा किया वो पूरा आपको करना पड़ेगा। लेकिन आज के मुद्दे पर फिर वापस लौट रही हूं, बात हो रही है हुर्रियत की। अश्विनी हांडा, क्या आपको कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आती? आप कह रहे हैं कि इन पार्टी का जनाधार क्या है, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये लोगों का फिर हुर्रियत पे होने का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना फर्क? देखिए मैडम, सवाल ये है कि जनाधार किसका कितना है ये बताए। अगर सरकार ये कहती है कि हुर्रियत के आदमियों को तोड़ के आप बीजेपी में शामिल करोगे, तो उससे आम आदमी के जीवन में क्या फर्क पड़ेगा ये बताइए। उससे आम आदमी को क्या लेना देना है? हुर्रियत ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी करे या मेन स्ट्रीम करे? सवाल ये है कि आतंकवाद खत्म हुआ या नहीं हुआ ये बताइए, और अगर नहीं हुआ तो कैसे करेंगे ये सवाल है। जम्मू कश्मीर की दो बड़ी चुनौतियां क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी और दूसरी है आतंकवाद, और दोनों में विफल साबित हुई है भारतीय और जनता पार्टी। अलगाववाद को नहीं मानते आप चुनौती? देखिए, मैं वही तो बता रहा हूं, आतंकवाद और बेरोजगारी दोनों सबसे बड़ी समस्या है। आतंकवाद, बेरोजगारी और अलगाववाद भी तो है। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी तो है,
लेकिन अलगाववाद एक बड़ी चुनौती है कि नहीं? अगर हुर्रियत कमजोर पड़ रहा है, अगर हुर्रियत से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हटती हैं, तो क्या ये कोई अचीवमेंट नहीं आती? इसमें कोई पॉजिटिविटी आपको नजर नहीं आती? आपको नजर नहीं आता कि अलगाववाद का खात्मा होना जरूरी है और उस दिशा में बढ़ता ये कदम है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं है आतंकवाद के लिए, कोई रोड मैप नहीं है। रोहित जी, रोहित काचरू कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित काचरू जी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएगा, मेन स्ट्रीम ज्वाइन कराएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आतंकवाद खत्म एक बार नहीं एक सेकंड, हांडा साहब एक सेकंड, रोहित काचरू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, हम मुद्दे से आज के मुद्दे से भटक रहे हैं, आज की चर्चा से भटक रहे हैं। मैं खुद कश्मीरी हिंदू हूँ। सर्वोपरि सबसे ज्यादा एक जो इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए है कि मैं अपने घर वापस जा पाऊं, मगर आज का वो मुद्दा नहीं है। मैं देख रहा हूं कि पहली बार आतंकवाद और अलगाववाद, जो कश्मीर के सबसे बड़े दो मुद्दे हैं, पर बिना समझौते की नीति चल रही है। चाहे वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे एसओजी हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सबको एक खुला हाथ दिया गया है। और द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। अब हुर्रियत पे अगर बात आ रही है तो हुर्रियत भी कमजोर हो रहा है, एक एक करके उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो उनको छोड़ रही हैं, तो उस बात का भी स्वागत होना चाहिए। और जहां तक अब सवाल है आज की चर्चा का कि जो ऑर्गेनाइजेशंस छोड़ रही हैं, क्या वो सच में छोड़ रही हैं कि एक नया कपड़ा पहन रही हैं, कि एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म तो नहीं है। तो उसका प्रूफ ये है कि क्या ये संगठन अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की खुलकर निंदा करेगा। सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि इनकी फंडिंग, इनके जो आला कमान जो पाकिस्तान में बैठे हैं, उनके खिलाफ ये बोले कि क्या ये बोले जवाब 30 सेकंड में जल्दी। 70 सालों से कश्मीर में जो उन्होंने ठीक है रोहित जी, मैं वही बात कर रही हूँ कि आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने खुलेआम पाकिस्तान के अगेंस्ट ना कश्मीर में कोई प्रोटेस्ट किया, ना ही कोई बात की। मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी के शासन में जितने भी ये संगठन हुर्रियत छोड़ रहे हैं, या एनसी या पीडीपी है, उनको ओपनली ये बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, या पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजी अपना रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, हम उसकी निंदा करते हैं। हमें यकीन करना चाहिए अपने केंद्र नेतृत्व पर कि वो ऐसी जो हुर्रियत के साथ जुड़े संगठन है, उनको कहीं ना कहीं सही सबक सिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। पूरा एतबार करना चाहिए केंद्र सरकार को। मेरा बस चलिए ठीक है, और मैं जोड़ता हूं मैडम कि जो आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।